बॉक्सिंग के साथ समस्या क्या है ना, इसमें जीतो तो भी पिटो, हारो तो भी पिटो, लक तो बहुत मैटर करता है। जितनी फेडरेशन है ना, ये कभी प्लेयर को कोई सुविधाएं नहीं देती। ओलंपियन है, उसको कोई जानता नहीं है। एक तरफ क्रिकेट की फेडरेशन, एक तरफ सारे गेम, घर वालों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कोच आपको अलग तरह का ट्रीटमेंट देगा। वो है पीठ पे इंडिया लिखवाना, हार्ड वर्क बीट टैलेंट। पर मैं कहता हूँ जुगाड़ बीट्स बोथ ऑफ देम। नमस्कार भारत, मैं गोपाल शर्मा, मेरे साथ क्षितिज शर्मा। हम लोग आज फिर एक नया पॉडकास्ट लेकर आए हैं। ये पॉडकास्ट मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि आपके ना स्पोर्ट्स में आंखें खोल देगा। हम आज फिर एक ऐसी शख्सियत के साथ में हैं जिसने बॉक्सिंग करियर में टाइम दिया है, अपना पूरा प्रॉपर करियर डिसाइड कर दिया है। वो एज अ पैरामिलिट्री सर्विसमैन भी हैं, जिसने 6 टाइम्स स्टेट मेडल्स, 2 टाइम्स नेशनल मेडल्स और ऑल इंडिया के 2 टाइम्स मेडल्स और प्लस ऑल इंडिया पुलिस में 3 बार मेडल्स अचीव करे हैं। उनकी पूरी लाइफ की जर्नी, उनका पूरा लाइफ का स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस हम लोग आज आपके सामने लेकर आने वाले हैं। आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नीश लेवल की चीज़ें बता सकें और ये यहाँ तक बता सकें कि किस किस तरीके की प्रैक्टिकल लेवल पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं इंडियन स्पोर्ट्स में, प्लस किस किस लेवल पे इंडिया गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए बट वो नहीं कर रही है। इंडिया गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर रही है तो शायद उसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है, बट शायद हिडन टैलेंट्स को वो टच करना भूल गए, तो हमने उस पर भी बात करी है। वीडियो को स्किप मत करना, मैं 100% श्योर हूँ कि आपको एंड तक बहुत मज़ा आने वाला है। सो डायरेक्टली मिलते हैं मिस्टर अभय चौहान। थैंक यू सो मच अभय जी, थैंक यू भाई टाइम के लिए। और थैंक यू भाई। जो आपका एक्सपीरियंस, जो आपकी जर्नी, मतलब आपका ओवरऑल जो आपके साथ में हमने ऑफ कैमरा डिस्कस करा, इट वाज ट्रिमेंडस और बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल था, बहुत ज़्यादा वी कैन से एजुकेशनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो। आपको कोर नॉलेज है इस टाइम पे स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, किस लेवल पे चल रहा है और लोगों की मेंटालिटी क्या चल रही है इस टाइम पे स्पोर्ट्स में। क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक कि स्पोर्ट पर्सन के जो माइंड में चल रहा है ना, वो इस टाइम पे कोई नहीं जानता। हाँ बिल्कुल सही बात है ये आपकी, है ना। तो हम चलते हैं इस सिरे पे, और इस सिरे पे चलते हुए मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि अभय चौहान जी कहाँ से हैं, किस तरीके से उन्होंने स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट करी, कैसे बॉक्सिंग की तरफ रुख करा उन्होंने, क्या रहा? मैं यूपी के आगरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं 2011 से बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ हूँ। और हाँ, हम 4 भाई हैं, वो फादर पुलिस में है, मदर हाउसवाइफ। अच्छा। और जो मेरे सबसे बड़े वाले भाई थे वो पुलिस में और वो बॉक्सिंग भी खेलते थे। यहाँ से तार जुड़ रहा है। हाँ, तो वो एक्चुअली क्या है कि वही मेरे को ये बॉक्सिंग में लेकर आए। पहले मैं थोड़ा मोटा हुआ करता था, तो उन्होंने सोचा कि फिटनेस के लिए बॉक्सिंग में लेके आए। तो जैसे जैसे धीमे धीमे फिटनेस, पर हालांकि स्टार्टिंग में बॉक्सिंग कभी ज्वाइन नहीं करना चाहता था। अच्छा। पर हुआ क्या कि बॉक्सिंग के साथ समस्या क्या है ना, इसमें जीतो तो भी पिटो, हारो तो भी पिटो, है ना। ये ऐसे जो कॉम्बैट गेम है ना, उनमें ये बड़ी समस्या है ना। तो अब हुआ ये कि ऐसे धीमे धीमे करके बॉक्सिंग को टाइम देते गए, वो फिटनेस वो। और जब भी 1 साल तक तो मैं स्पारिंग डे पे कभी आया ही नहीं हमारी, और डर लगता था। अच्छा। पहले वो जो सब जूनियर वहाँ के लोग मुझे मारते थे उस टाइम भी। अच्छा। है ना। तो स्कूल से स्टार्ट किया बेसिकली? हाँ, बेसिकली मैंने स्कूल से स्टार्ट किया। जैसे आगरा डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा स्कूल है, कर्नल्स ब्राइटन पब्लिक स्कूल, तो वहाँ के स्पोर्ट्स टीचर हैं, उन्होंने मुझे वो बॉक्सिंग में लेकर आए थे। फिर आगे एक आगरा बॉक्सिंग एकेडमी करके एक है, राहुल सर की हमारी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ से मैंने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली सारी। बहुत बढ़िया। सो क्या एज रही होगी आपकी जब आप बॉक्सिंग में एंट्री ली? 13-14 साल। आप सब जूनियर कैटेगरी के आसपास में आ गए थे? हाँ, सब जूनियर, पर मैंने सब जूनियर से नहीं खेला, मैंने खेलना शुरू किया था यूथ से, जो बिलो 18 रहती है। अच्छा, जूनियर। हाँ, बोले तो जूनियर। हाँ, जूनियर। कॉमन अंडरस्टैंडिंग। हाँ, कॉमन अंडरस्टैंडिंग में जूनियर कह सकते हैं आप उसे। वहीं से मैं पहले स्टेट खेली, फिर स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, फिर नेशनल हुई थी काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा।
वो इत्तेफाक से उस टाइम तो इतनी ट्रेनिंग भी नहीं करी थी, पर इत्तेफाक से मेरा आ गया मॉडल। पता नहीं मैंने कौन सा पंच मारा, किसे मार दिया, कब जीत गया, मुझे खुद नहीं पता। तो मतलब कुछ नहीं स्पोर्ट्स पता में अभी। लक भी जरूरी है। लक बहुत ज्यादा जरूरी है आपका किसकी किससे फाइट पड़ रही है, क्या पता चले जो उस वेट में गोल्ड मेडलिस्ट था उससे पहले पड़ जाए आपकी, आप पहले वहीं हार जाओ प्री क्वार्टर्स में। तो लक तो बहुत मैटर करता है स्पोर्ट्स। हार्ड वर्क और लक दोनों। हाँ, हार्ड वर्क तो है ही, हार्ड वर्क उसी, लक भी उसी का साथ देता है जो हार्ड वर्क करके आता है। Obviously, ये रहता ही है। सो जब आपने वहाँ पे बॉक्सिंग एकेडमी ज्वाइन करी, आप बॉक्सिंग एकेडमी में थे, जी तो स्टेट लेवल पे कैसे उतरे? मतलब आप तो अभी डिस्ट्रिक्ट ही खेल रहे थे, हाँ हाँ। तो स्टेट लेवल की क्या जर्नी रही? वो धीमे धीमे करके जो वहाँ के एकेडमी के लोगों से और डिस्ट्रिक्ट में फाइट लोग खेलते एक्सपीरियंस होता गया। स्टार्टिंग में तो हालांकि बहुत पिटा, पर उसके बाद थोड़ा आइडिया होगा तो उन्हें मार के सिलेक्शन हो गया। और मेरे साथ ये अच्छी बात रही, मैं पहली स्टेट खेलने गया, बनारस में हुई थी, जो कि 2011 में, मेरा उसमें ही गोल्ड आ गया था। अरे वाह। फिर उससे सिलेक्शन मिला था यूथ नेशनल के लिए, जो काकीनाडा में हुई थी 2011 में। तो सर उस टाइम पे स्ट्रगल कैसे कैसे मतलब आपको करना पड़ा? स्ट्रगल एक्चुअली, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली था, फादर पुलिस में थे, तो मुझे उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। पर जो मैं देखता हूँ, जो मेरे दोस्त थे जो थोड़े पैसे से इतने इकोनॉमिकली साउंड नहीं थे, उनको बहुत करना पड़ता था। एक तो हमारी जितनी भी सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, जो जितनी फेडरेशन है ना, ये कभी चाहे स्टेट की ले लो चाहे डिस्ट्रिक्ट की ले लो, ये कभी प्लेयर को कोई सुविधाएं नहीं देती। ये हमेशा वो ट्रेन का टिकट कभी बुक नहीं कराती, है ना, आपको खुद जाओ, बस जानवरों की तरह स्लीपर वो जनरल के डब्बे में घुसेड़ देंगी। उसके बाद कहते हैं आपका कंपटीशन है, अब आगरा से बनारस दूर है 800 या 600 किलोमीटर है, वहाँ 13-14 घंटे आप उसमें डले हुए हैं, वो जनरल के डब्बों में डले हुए हैं, कभी टॉयलेट के बगल में बैठे हुए हैं, कहीं सीट तो मिलना मुश्किल है इंडिया में। तो ऐसे करके वो पहुंचना ही एक खिलाड़ी के लिए इतना संघर्ष था। अपने आप में एक बंदे को तोड़ देता है, एक खिलाड़ी को तोड़ देता है। हाँ बिल्कुल तोड़ देता। अगर आपका कंपटीशन 300-400 किलोमीटर दूर हो और आप वो जनरल के डब्बे में अगर आप ट्रेवल कर लो, तो आपको वो ऐसी मसाज मिलेगी ना जो फाइट से भी नहीं मिल सकती कभी आपको। आपको नहीं लगता कि ये फ्लाइट वगैरह की सुविधा है दोनों? फ्लाइट तो आपने बहुत ऊंची बात कर दी फ्लाइट तो नहीं मिल सकती। आज के टाइम पे अगर फेडरेशन ट्रेन की भी टिकट कर देता, आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है उसमें उनके। बोल जाएगा। हाँ, फ्लाइट तो सिर्फ क्रिकेट फेडरेशन दिला सकती है, बाकी कोई नहीं दिला सकता इंडिया में। वो आई थिंक दिला भी रही है, क्योंकि उसको किसी के जवाब दे ही नहीं। हाँ ये तो है। तो मतलब क्रिकेट में ज्यादा पैसा है दूसरे स्पोर्ट्स के? नहीं, ज्यादा पैसा तो ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है, ज्यादा होता है थोड़ा सा, वहाँ बहुत ज्यादा है। अकाउंटेबिलिटी। हाँ, और ऊपर से वहाँ के लोग को आप ये देखिए, हमारे ओलंपिक्स के प्लेयर हैं। एक बार आगरा में इंटर रेलवे हुई थी 2014 में, वहाँ पर ओलंपिक्स के प्लेयर वो रोडों पे घूम रहे हैं, अपने होटल जा रहे हैं पैदल, जो ओलंपिक्स खेल गए रिसेंट 2012 के ओलंपिक में, वो पैदल जा रहे हैं। वो उन्हें कोई जानता ही नहीं उन्हें। अभी कोई रणजी का प्लेयर आ जाए, सिर्फ वो खेला हुआ रणजी 1-2 मैच खेला हुआ, आईपीएल खेला हुआ, ये तो इंटरनेशनल नहीं है, इंडिया ही के है, उसको सब जानते बाई नेम, क्या रिकॉर्ड है, कहाँ से बिलोंग करता है, कब छक्के मारते, कितनी स्पीड से बॉल फेंकता है। और वो जो ओलंपियन है उसको कोई जानता नहीं है। ज्यादातर यही होता है, आज भी यही होता है। जैसे अभी जस्ट दौर है, अभी हम लोगों ने एक कवर करा था पैरा ओलंपियन को, तो मतलब देहरादून में एक पैरा ओलंपियन है जो कि एक नॉर्मल गुटका बीड़ी रोड पे बेचते हैं। बताइए, पैरा ओलंपिक एशियन मेडलिस्ट, उसको कोई नहीं जानता। वो यही तो दिक्कत है, ये स्पोर्ट्स में क्या है ना, कि अगर एक जान रहे हैं, मैं ये कहता हूँ एक तरफ ये क्रिकेट की फेडरेशन, एक तरफ सारे गेम है ना, वो आपको वो मिलेगी नहीं वो चीज़। जैसे आप ओलंपिक खेले, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, 4 साल में एक बार आता है, बहुत मुश्किल से इसके लिए क्वालिफिकेशन होता है, और आपको कोई जानने वाला नहीं मिले तो कितना आप अपने स्पोर्ट्स पे, अपने टैलेंट पे वो उंगलियां तो होती है ना। बिल्कुल सही बात। अब हमारे घर वालों को लगता है हमारा बेटा ये खेलता है, ओलंपिक खेल के आया, देश जाने का, दुनिया जाने का, वो जाने का कब? वो उस दिन जाने का जिस दिन आप खेल के आए। अगर आपका मेडल आ गया तो भले लोग जान पाए, अगर आपका मेडल नहीं आया ना तो आपको कोई नहीं पूछेगा, आपके रिश्तेदार नहीं पता कर पाएंगे आपके खेल के, बस कह देंगे बाहर गया था खेलने। तो ये कमियां किस चीज़ में लगती हैं आपको कि जो कि इतना ज़्यादा क्रिकेट को बढ़ावा मिल रहा है पर दूसरे स्पोर्ट्स को नहीं? एक्चुअली मुझे इसमें कमी लगती है थोड़ी मीडिया की, क्योंकि आप ये देख लीजिए, फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक न्यूज़पेपर नॉर्मली अगर हम देखें तो उसमें हर एक चीज़ में एडवर्टाइजमेंट ले लीजिए, कोई पुलिस केस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, स्पोर्ट्स क्राइम, हर चीज़ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है क्रिकेट का। ठीक है, जो आपको जो दिखाया जाएगा, जो वहाँ पे मीडिया आपको जो दिखाएगी, आप उसी के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा ना। अभी आप मान लो फेंसिंग, इंडिया में तो कोई जानता भी नहीं फेंसिंग होती क्या है,
है। बहुत लोगों को आप पूछो फेंसिंग ही क्या होती है, अब जब उनसे कहो तलवारबाजी तब कहेंगे हाँ हाँ तलवारबाजी। जिस खेल को आप दिखाओगे नहीं, कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। बात बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। आपका एक लाइक बहुत अच्छी लंबी जर्नी रही है 2011 से अभी तक जी। आपने डिस्ट्रिक्ट में मेडल जीते हैं, आपने स्टेट क्वालिफाई करा है, आपने नेशनल में मेडल अचीव करे हैं, एंड देन कांग्रेचुलेशन आपने इंटरनेशनल अचीव करा है और विद मेडल। तो जो आपकी पूरी जर्नी में आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी बेसिक जो प्रॉब्लम जो कि हमारी फेडरेशन, तो चलो थोड़ी सी दूर की बात है, हमारी स्पोर्ट्स साइड जिसको बोल सकते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी फोकस नहीं कर रही उन सब चीजों पे, जिस वजह से प्लेयर्स को डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो कि हमारे भारत के जो एथलीट्स हैं वो थोड़ा सा रिलेट कर पाए और वो समझ पाए कि हाँ यार इसका सोल्यूशन ये भी कुछ हो सकता है बाय हिमसेल्फ और हर साइड? जी, सबसे पहले ये इंडिया में ना स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है। एक स्पोर्ट्स कल्चर होता ना, जैसे कुछ स्टेट्स में, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ है, तो यहाँ का आप देख रहे किसी भी गेम में एथलीट सक्सेसफुल है। बाकी आज भी हमारे मतलब बेसिकली यूपी से मैं बिलोंग करता हूँ और भी स्टेट्स में, ये आज भी लोगों को लगता है खेल सिर्फ खेल है, बाकी नौकरी के लिए पढ़ना पड़ता है ना। अब ये बेसिक प्रॉब्लम शुरुआत होती है घर से। अब अगर प्लेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे घर पे जा रहा है, कुछ फैमिलियां बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। जब मैं करता था मेरी फैमिली ने मुझे नो डाउट बहुत सपोर्ट किया है, पर मैं देखता था और साथ में जो मेरे दोस्त हैं उनकी फैमिलियां नहीं करती थी। वो स्कूल जा, पढ़ाई कर, घर के काम कर, ये कर वो कर, वो एक्चुअली उनको गेम मानती नहीं थी, है ना, कि स्टेट में मैं डिस्ट्रिक्ट में मेडल आएगा, क्या लेके आ पाएगा, 30-40 रुपए का मेडल लेके आ पाएगा। सबसे बेसिक प्रॉब्लम है घर वालों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। अब आपका बच्चा ना कोई, जैसे अब तो थोड़ा बहुत लोग करने लगे हैं, सोशल मीडिया, फ़ोन है, लोग आपस में इंटरेक्ट रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है। जब आज के 5 से 7 साल पहले लोग, घर वालों को पता ही नहीं चलता। मेरे घर वालों को खुद नहीं, 3 साल बाद 4 साल बाद पता चला वो मेरी कभी ज़िंदगी में पहली बार बॉक्सिंग की फाइट देखने आए। उन्हें घर वालों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। वो बिल्कुल बच्चे को देखना चाहिए वो कैसे क्या कर रहा है, क्या कोच से बात करनी चाहिए कि कैसे और बेहतर हो सकता है, और बस नॉर्मली, इतना नहीं कि इतना प्रेशर कर देते ना। आज मैं देखता हूँ कुछ पेरेंट्स आते हैं, वो पूरी ट्रेनिंग में बच्चे को ऐसे घूरते रहते हैं, ये सही नहीं कर रहा, और जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है उसके बाद उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर, पुशअप्स मार, ये जिम जा, ये आज के टाइम पैसा हो गया। वो पहले ऐसा था, कोई ध्यान नहीं देता था। अब ऐसा है कि इतना ज़्यादा ध्यान दे दिया है कि बच्चा जब तक उसका परफॉर्म करने का टाइम आता है वो इतना भर जाता ना गेम से कि वो ये सोचता है कि छोड़ क्या करना है। सर, अगर जैसे कि देखा जाए जो आज का यूथ है, ठीक है, आप उनको क्या सजेशंस दोगे कि वो अपना कोच क्या चीज़ें देख के मतलब उनको ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करें उनसे? एक्चुअली आजकल दिक्कत ये है कि कोच बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा कोच है ये इंटरनेट। यूट्यूब पे आप कोई भी कुछ भी डाल दे, आप परमाणु बम बनाने से लेके सुई बनाना कुछ भी सीख सकते हैं। तो आजकल वो जो कोच वाली फीलिंग होती है ना, वो कम हो गई है। अगर आप मान लीजिए मेरे कोच है, आप कुछ मुझसे कहेंगे तो मैं सबसे पहले ये नहीं आपकी बात पे यकीन करूंगा, पहले मैं उसे गूगल करूंगा, पहले फिर यूट्यूब पे देखूंगा, पहले उस कोच को वेरीफाई करूंगा, और उसके बाद आजकल मुश्किल भी हो गया। अगर कोच आपका इंटेलिजेंट नहीं हो ना, तो बच्चे उसे इतना हल्के में लेते हैं आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आप अगर गलत बताएंगे तो गूगल और ये यूट्यूब से 2 मिनट में पकड़े जाएंगे। पर कोच का क्या है ना, कोच के रिकॉर्ड तो देखने चाहिए कि कोच ने क्या परफॉर्मेंस है, उसके सेंटर से कैसे लोग निकलते हैं, पर एक ह्यूमन नेचर भी देखना चाहिए ना कि कैसे उसका हमारे माता पिता हमारे लिए कैसा व्यवहार है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि कोच आके बहुत अच्छा कोच हो, आपसे बदतमीजी बात कर रहा है, कोई आपको वो नहीं कर रहा, क्योंकि कोचिंग लाइन में एक दिक्कत ये है ना, कोचिंग लाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फेवरेटिज्म है, कि जैसे मैं अगर दिल्ली का कोच हूँ तो मैं दिल्ली के लड़कों को प्रमोट करूंगा। सही बात है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई आगरा से आए और मेरे दिल्ली के लड़कों को मार जाए, कोई कहीं से आए हमारे यहाँ से सिलेक्शन लेके खेल जाए, नहीं। उसमें प्रेफरेंस मेरी दिल्ली रहेगी, उसके बाद सेकंड अगर वो लड़का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और उसमें क्या होता है कि अदर स्टेट में भी नहीं जाएंगे, उसमें देखेंगे किससे क्या है। मान लीजिए आपके फादर कोई एमएलए हैं तो कोच आपको अलग तरह का ट्रीटमेंट देगा, कोई आपके आईएएस अधिकारी हैं तो कोच आपको गोदी में खिलाएगा, आपको ऐसे करेगा जो अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करेगा। मान लीजिए आपके पापा फार्मर है, कोई नहीं पूछेगा आपको, आपके पापा कोई वो सरकारी नौकरी छोटे से कहीं क्लर्क है, कोई नहीं पूछेगा आपको। तो ये चीज मैटर करती है, ये चीज देखनी है कि आदमी, कोच बहुत अच्छे कोच भी हैं और बहुत खराब भी हैं, है ना। अच्छे वो हैं जो आदमी को एक नजर से देखते हैं, कोई कुछ मतलब नहीं आपको गेम सीखना है मैं गेम सिखाऊंगा, ये है। जैसे बेस्ट कोच की एक्चुअली पहचान क्या है, किस तरीके से हम लोग उस बेस्ट कोच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बेस्ट कोच को आप आइडेंटिफाई का तो ऐसा कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है, पर हाँ
जो आपको सिर्फ कोच का एक काम होता है ना, सिर्फ आपको बॉक्सिंग या कोई गेम का स्किल सिखाना नहीं, आपको जो नॉर्मल रूटीन की जिंदगी है और जो आपके साथ भी ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड भी खड़ा है ना, वो आप मेरे हिसाब से बेस्ट कोच है। हाँ, हो सकता है कि परफॉर्मेंस में उसके लड़के नहीं इतना ओलंपिक खेले हो, नहीं खेले हो, पर आपको कोच एक ही रखना चाहिए। कोच एक ही कोच के साथ आपको हमेशा रहना चाहिए और वो ही करता है। नहीं, बट जो एज पर लाइक माई एक्सपीरियंस जो मैंने अभी तक देखा है, लाइक कई लोगों से मिला हूँ, उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई एक कोच होता है, मान के चलो, वो कोच चाहता नहीं है कि मेरा बच्चा दूसरे किसी कोच के पास में, दूसरे किसी एक वाइड या बड़े प्लेटफॉर्म पे जाए खेले, क्योंकि जब तक वो बाहर जाएगा 4 लोगों से मिलेगा तो गाइडेंस मिलेगी तो चेंज होगा। तो वो एक जो गाइडेंस और जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जो एक कोचेस में होता है, वो भी तो एक चैलेंज है ना बच्चे के। हाँ, नहीं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बात ये बिल्कुल चैलेंज है, क्योंकि कोच का क्या होता है ना कि जो उन्होंने बना लिए ना, कुछ कोचों को क्या होता है, मैं सबका तो नहीं कह सकता और सब होते भी नहीं ऐसे कि एक कुएं के मेंढक बना देते हैं। वो कुछ लड़के अपनी एकेडमी में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जब बाहर जाते हैं तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि हाँ कंपटीशन उसी दायरे का बता दिया कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो, उनकी वहीं इतनी तारीफ कर दी, तुम बहुत अच्छा खेलते हो। तारीफ क्यों करी? ताकि अब अदर लोग मोटिवेट हो सके, यार कितना अच्छा खेलता है। अब उसको सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट में कह के कि ये है अच्छा खेला है, इतना नहीं करना चाहिए किसी को ना। क्या है कि उससे जब वो बाहर जाता है तो उसे लगता है मैं तो अच्छा था, और फिर जब वो रियलिटी में आता, पिट के आता है कहीं से या हार के आता, तो उसे लगता है अरे तभी अच्छा नहीं था मैं। तो फिर आता है कोच, फिर कोच और उसके बीच में होता है संघर्ष, ये हाँ दरार बनना स्टार्ट हो जाती है। फिर वो कोच बुरा हो जाता है, फिर वो उसी को गालियां बकते हैं। और कोच का ऐसा होना चाहिए कि कहीं भी जाओ, मेरे पास करनी है ट्रेनिंग मेरे पास करो, विदेश में करनी जाके विदेश में करो, किसी के पास भी करनी है करो, है ना। आफ्टर ऑल कोच की ड्यूटी क्या है? लड़की की परफॉर्मेंस लाना। अब उसकी ये नहीं होनी चाहिए ना कि मेरे थ्रू ही आए इसकी परफॉर्मेंस, है ना। अगर वो ओलंपिक खेले, देश के लिए खेलेगा, तो किसी के अंडर ट्रेनिंग करे। पर ये दिक्कत है ना, लोग सब क्रेडिट लेना चाहते हैं। तू अगर हमारा लड़का अच्छा है तो उसे कहीं बाहर जाने नहीं देंगे कि तू वहाँ क्या करेगा, यहाँ क्या करेगा। लड़के को उतना बड़ा वो नहीं मिल पाता है ना प्लेटफॉर्म, कि वो जब ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेगा, ज्यादा फाइट करेगा या ज्यादा लोगों के सामने कॉम्पिटिट करेगा, तो उसे अपनी सही औकात पता चलेगी, वो हवा में नहीं उड़ेगा। तो ये मैटर करता है काफी। एक और क्वेश्चन है मेरे पास जो लाइक मैं समझ सकता हूँ कि लाइक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है जी। जब हमारा कोई नेशनल हो रहा होता है या चैंपियनशिप हो रही होती है जी, तो उस टाइम पे एक जो प्लेयर का इंटेंशन, फोकस, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि उसको किन किन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है एक परफॉर्मेंस देने से पहले। एक्चुअली अगर ये मानिए, ये एज अ प्लेयर बता, हाँ मैं एज अ प्लेयर आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखना पड़ता है ना, जो बॉक्सिंग में, जैसे बॉक्सिंग में या हाँ बेसिक बताते हैं, तो उसमें कि कौन सा ये सबसे पहले हम ये इतना प्रेशर रहता है कि मेडल लाना है। सबसे बेसिकली सबसे प्रेशर रहता है ना कि टॉप प्रायोरिटी है। हाँ टॉप प्रायोरिटी, खाली हाथ नहीं जाना है यहाँ से। इतनी ट्रेनिंग करी है, इतना प्रोटीन सप्लीमेंट, जूते, हाथ की हड्डी, पैर की घुटने सब दर्द कराए हैं, अब खाली हाथ नहीं जाना है यहाँ से। और एक्चुअली मेडल का क्या होता है, मेडल के बाद जैसे अगर आप सीनियर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल, तो आपकी इजीली कहीं जॉब लग सकती है, पर उसमें सीनियर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लाना भी बहुत मुश्किल है इंडिया में। अच्छा। हाँ इतना मुश्किल, कंपटीशन इतना है ना। तो सबसे पहले बहुत सारे मेंटल प्रेशर रहता है, घर का रहता है कि अगर हम इस साल अगर मेडल नहीं मार पाए तो इतना खर्चा उन्होंने हमारे ऊपर किया, अब नहीं करेंगे। और जाहिर सी बात है, घर वाले कहते भी हैं कि अब नहीं हो रहा तो छोड़ दे, है ना। वो अब बहुत सारे लोग घर वाले के 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल खिला सकते हैं, पर सबके तो नहीं खिला सकते ना। तो ये है। उसके बाद फिर ये देखना पड़ता है, फिर जो मैं एज अ प्लेयर बना रहा हूँ, ये देखते हैं कि रेफरी कौन कौन आया है, ये मेरी स्टेट का है रेफरी, इससे मैं बात कर लेता हूँ, ये साइड रेफरी कौन है, ये जज पे कौन बैठा हुआ है। अच्छे मतलब अपने साथ सेकेंडिंग पे अच्छे कोच लेके जाऊंगा तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, है। और फिर मतलब बैकडोर रास्ते होते हैं कुछ, कि रात को किसी को शराब करवा दी, किसी को कोई करवा दिया, ये पार्टी दे दी एक तरीके से, है ना। तो अपने फेवर में हो जाता है। तो सबसे, और ये चलता है अभी एक्चुअल में, सच में करते हैं कि वो चीज को रात में करवा दिया एंड देन फिर ये चलता है। ये एक्चुअली मैं तो प्लेयर हूँ, हमें नहीं, पर ये चीजें कुछ है जो चलती हैं। अच्छा, सब जगह नहीं, पर ऑफ कैमरा चलती हैं चीजें। अच्छा, तो ऐसा भी कुछ चलता है कि बंदा ये सोचता है कि यार मेरा आज तक के लक में रेड कॉर्नर बहुत अच्छा रहा है। हाँ ये बहुत चलता है। जैसे मान लो मैं ही जब देखते हैं, हाँ टोना टोटका टाइप, कुछ तो ऐसे ही बॉक्सर होते हैं जो अपनी कभी बॉक्सिंग सैंडो नहीं धुलते। उनका मानना है कि इसमें हमने ट्रेनिंग करी, इसमें हमारा सारा हार्डवर्क मेहनत है, तो वो गंदी किट पहन के जाते हैं। कोई हाँ
अलग अलग सबके हैं, कोई बैंडेज नहीं अपनी साफ करता। अच्छा। हाँ, कोई कहता है मैं ये रिंग शूज है, मैं एक रिंग शूज का एक सॉक्स नीचे पहनूंगा, एक ऊपर पहनूंगा। कोई कहता है मेरे लिए ये वाली चीज लकी है। तो ये सबके अलग अलग है। आपका क्या है? मेरा ऐसा कुछ नहीं, मेरा तो ये किस्मत है, चल गई तो ठीक है, नहीं चली तो कोई बात नहीं। मेडल आना चाहिए, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। और जैसे सुबह से हम लोग देखते हैं कि बैठे हैं, फाइट आने से पहले देख रहे हैं, 10-20 फाइट आने से पहले ग्राउंड पे आ जाते थे, तो देख रहे हैं कि भाई आज रेड जीत रहा, भाई रेड पड़ जाए, सारे रेड जीत रहे हैं, ये दिमाग में बिल्कुल बैठ जाता है। कॉर्नर्स जो जीत, हाँ कॉर्नर जीता है भाई, रेड जीत रहा है। फिर जो हमें हमारा ड्रॉ मिलता है ना फाइट का, हाँ, फिक्चर की, हाँ डे शेड्यूल, उसमें देखते हैं इसकी इससे ये भी कैलकुलेशन लगाते हैं हम कि इसकी इससे फाइट होगी, इसकी ये इसे मार देगा, इससे मैं जीत जाऊंगा, ऐसे करके पूरा कैलकुलेशन लगाते हैं। क्वार्टर फाइनल तक के जर्नी। हाँ क्वार्टर फाइनल सबसे मेन प्रायोरिटी स्पोर्ट्समैन की है ना, क्वार्टर फाइनल में मेडलिस्ट होना, क्योंकि खाली हाथ कोई नहीं जाना चाहता। और मेडल होते हैं टोटल 4 बॉक्सिंग में, है ना, 2 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर 1 गोल्ड। हाँ, तो ये मेन मैटर करता है, सब ड्रॉ करता है। अब मान लीजिए आपकी पहली फाइट रेलवे या सर्विसेज से पड़ गई, जो टॉप टीम मानी जाती हैं, फिर हरियाणा हो गई, इन लोगों से पड़ गई, जो हो सकता है फाइनल तक गोल्ड मेडल ले गए। तो अब तो आपका तो जो बोरिया बिस्तर पहले पैक हो गया। सर हरियाणा ही क्यों, साउथ के क्यों नहीं प्लेयर्स आ रहे? नहीं, हरियाणा में स्पोर्ट्स कल्चर जो मैंने आपकी बात की ना, वहाँ जैसे देखिए, अगर यहाँ पर किसी का ट्रायल है ना, जैसे दिल्ली में मान लीजिए, मैं एक बार देखा था दिल्ली में इंडिया गेम लड़कियों को लगता है आईजी स्टेडियम में, तो वहाँ पर कॉमनवेल्थ के ट्रायल चल रहे थे शायद, तो किसी लड़की के फादर और बहुत सारे लोग, वो ट्रायल सिर्फ वो फादर नहीं देखने, अपने ऑलमोस्ट अपने रिश्तेदार 150 लोगों को आए देखने। तो क्या बूस्टअप मिलेगा, क्या मोटिवेशन होगा, है ना, कि जहाँ आपको कोई जानने वाला नहीं था, वहाँ आपके पीछे फैमिली वाले, बैकअप वाले, तो बॉडी अपने आप ही चलने लगती है, फिर थकने और हारने जीतने का नहीं पड़ता, क्योंकि बैक सपोर्ट बहुत करता है, अपना भी साइकोलॉजिकल बंदा अलग हो जाता है। हाँ, अब आप मानिए, अब इस चक्कर में, और मेनली जितने भी टूर्नामेंट और जितने भी, एक दिल्ली सेंटर है, दिल्ली के आसपास जो एनसीआर वाली स्टेट है, ये आसानी से आ सकते हैं। अब साउथ वाला आदमी अब इतने 50 लोगों को थोड़ी नहीं फ्लाइट पे या ट्रेन में लेके आएगा, वो मैक्स टू मैक्स 1 या 2 आ पाएंगे। अब जैसे आप देखिए हरियाणा में अगर छोटा दंगल हो गया, हाँ, या बॉक्सिंग या कोई भी टूर्नामेंट हो गया, तो वहाँ लोगों को प्राइज क्या दिए जाते हैं, घी का कनस्टर दे दिया, बादाम दे दिए हैं, कभी अगर थोड़ा बड़ा हुआ मोटरसाइकिल दे दी। ये चीज़ें, ये बेसिकली यही तो है। अगर पहलवान है तो बादाम खाएगा, बॉक्सर है तो घी बादाम, ये सब बेसिक है। अगर आप वहाँ का लोग पर्सनली इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे वो गांव का प्रधान हो गया, वहाँ वो अलग प्राइस दे देगा, गांव के और लोग मिलके 100-50 रिलेटेड जा रहे हैं, हाँ उनसे रिलेटेड, या कुछ नहीं तो पैसे देते। अब क्या है कि अब आप थोड़ा और दूसरी स्टेटों में जाएंगे, उन्हें घंटा नहीं है, कोई फर्क पड़ता है, ठीक है चल रही है, ओके हो गया। आपके जो घर वाले हैं उनको ही थोड़ा फर्क पड़ता है, बाकी वो कम्युनिटी को कोई नहीं पड़ता कि गांव में कोई दंगल हो रहा है, देखने सब जाएंगे, पर जब प्राइज देने की या कुछ देने की बारी तो सब पीछे हट जाएंगे। तो इस चक्कर में ना, जब, और हरियाणा का आदमी है ना, एक अलग ही मिट्टी का बना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। उनमें वो है, वो एक होता है ना कॉम्बैट गेम के लिए, वो जो हाँ जज्बा, जो एकदम मार काटने वाली, वो है ना, वो है उनके अंदर। हाँ। इस चक्कर में उन गेमों में ज्यादातर वो हरियाणा डोमिनेट करता है। मैं ये मेन चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि आप पैरामिलिट्री में कैसे आए? एक्चुअली इसे लक कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। मैं ये 2017 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, एलपी यूनिवर्सिटी जलंधर वाले, हाँ तो वहाँ पर मैंने सिल्वर मेडल लिया था सुपर हेवीवेट में। तो फॉर्म निकले, वो फॉर्म, अब एक्चुअली स्पोर्ट्स में क्या है ना, अगर आप 5-7 साल ट्रेनिंग कर लो तो फिर आपको लगता है ना, इससे अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर ये बॉक्सिंग करना, गेम करना सब बर्बाद है ना। अब मेन तो यही है ना, या तो देखो स्पोर्ट्स में सक्सेस की 2 चीज़ें हैं, या तो बहुत बड़ा डायरेक्ट कहीं जाके ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ में मेडल लिया, या फिर दूसरा जो सक्सेस कर वो है कहीं जॉब लग जाए आपकी। इसके अलावा कोई पैरामीटर है? नहीं है कोई पैरामीटर। अब कैसे पता चलेंगे अब सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन है? तो मैंने फॉर्म भरे थे, हमारे 4-5 दोस्तों ने भरे थे, फिर यहाँ आए, यहाँ पर दिल्ली में हमारे डॉक्यूमेंट चेक हुए, उसमें ट्रायल्स नहीं थे, सिर्फ जो ओपन भर्ती, हाँ ओपन भर्ती थी, और डॉक्यूमेंट चेक करके डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ और हो गया भर्ती। अच्छा, इसमें ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं था। इसमें आपकी लास्ट परफॉर्मेंस देख, हाँ लास्ट परफॉर्मेंस देख के मेडल के हिसाब से हो गया। जैसा आपने बताया कि एक होता है ना कि प्लेयर को हम लोग कैसे जज करें कि उसका विजन, उसका पैरामीटर, उसका जो स्कोप है क्या है, तो जस्ट सेम क्वेश्चन मैं आप पे डालता हूँ कि आपका जो विजन था
क्या वो कभी चेंज हुआ था इन सब चीज़ों से कि यार मैं Actually- बॉक्सिंग में क्यों ही आ गया? ये सच्चाई की बात ये है कि ऐसा मुझे नहीं लगता कोई वर्ल्ड में कोई प्लेयर होगा जिसका विजन चेंज नहीं होता, क्योंकि जब हम उस गेम में एंटर करते हैं तो हमें सिर्फ टॉप की चीज़ दिखती है। ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट अच्छा, है ना, उसका गोल्ड मेडलिस्ट। सही बात है, ऊंचाई सोचो। हाँ, ऊंचाई सोचो। फिर कुछ टाइम निकला तो लगता है यार ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट तो बहुत मुश्किल है, चल मेडलिस्ट हो जाएंगे। थोड़ा और टाइम निकला, यार ओलंपिक तो बहुत टफ होता है, पार्टिसिपेशन ही हाँ नहीं, फिर कहीं छोटा मोटा इंटरनेशनल खेल लेंगे। पीट अच्छा। क्या है स्पोर्ट्समैन को जो सबसे पहले ओलंपिक और कॉमनवेल्थ, इनसे पहले जो सबसे मेन है ना वो है पीठ पे इंडिया लिखवाना। हाँ। जो इंडिया की जर्सी है ना वो पहनना, ठीक है, कि जो किट मिलती है, जो ट्रैक सूट मिलता है उस पर इंडिया लिखा हुआ, उसके लिए मुझे लगता है इंडिया का सारा स्पोर्ट्समैन उसी के लिए जी रहा है। बाद में है कि आप किस लेवल पे खेल के करते हो, वो बात अलग है। हाँ, फिर लगा छोटा मोटा, फिर जब तो और 5, 7, 8 साल निकले तो लगा तो नेशनल में ही मुश्किल है मेडल लाना। तो ऐसे करके, और विजन पल पल पे चेंज होता है। आपने ट्रेनिंग करी, कोई नया लड़का आ गया, आपको मार के आगे सिलेक्शन ले गया, तो आपको अपने ऊपर डाउट होने लगता है, आपको कोच के ऊपर डाउट होने लगता है आपने कि हमने किया ही गया यार, ये लड़का जो हमसे इतना जूनियर था ये हमें मार के आगे चला गया। तो वो है, फिर ऐसा लगता है कि सबसे पहले फिर ये मेडल जब आप अगर किसी गेम को 8 से 9 साल ट्रेनिंग कर लेते हैं ना, ये तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, अगर कम भी 5 से 6 साल, तो ये मेडल तो दूर की बात है, सबसे आपकी प्रायोरिटी होती है जॉब। क्योंकि घर वाले, अब हम जितने भी, मुझे लगता है ना ज़्यादातर, सबके नहीं कहूँगा कि कॉम्बैट स्पोर्ट में लोग आते हैं तो वो ज़्यादा ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती उनकी। सही बात है। मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास ये होते हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसे होते हैं हमारे, मैं यूपी में कुछ ऐसे प्लेयर थे जो घर से बहुत ज़्यादा गरीब थे, उन्होंने स्पोर्ट्स खेला, बॉक्सिंग करी, उससे जॉब पाई, उनके अपने खानदान के पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने, वो कोई रेलवे में है, कोई कहीं है ना, जिनके पिताजी, जिन्हें खानदान में कोई कभी सरकारी नौकरी पे भी नहीं था, वो लोग ने किया। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ना, तो जो सपने स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमने ये ज्वाइन करना है, वो ज्वाइन करना है, वो डिग्रेड होते चले जाते हैं। फिर लगती है नौकरी, फिर वो जब वो जॉब की भी एक एज होती है, कोई 24 साल तक लेता है, कोई 25 तक लेता है, ये मैक्सिमम है। इसी टाइम पे अगर आपकी जो भी परफॉर्मेंस आनी है, जो भी मेडल आने हैं वो आ जाए तो ठीक है, वरना इसके बाद आपको कोई नहीं पूछता। और पूछता क्या, फिर जाहिर सी बात है एज फैक्टर काफ़ी मैटर करता है, तो आ नहीं पाता मेडल, और मेडल नहीं आ पाता, जॉब नहीं लगेगी, फिर क्या करेगा आप? 8-9 साल जिस चीज़ में आपने टाइम दिया है और उसके बाद उससे नौकरी नहीं लगी, और फिर तो कोई दूसरा स्किल तो आप में है नहीं कि आपको कोई कंप्यूटर में कोडिंग करनी आती हो, कुछ क्लरिकल चीज़ें आती हो, हैं, या फिर आप तो सिर्फ एक मजदूर के रूप में, कि ये बॉक्सर था, बॉक्सिंग से हाँ नौकरी नहीं कर पाए, आप सिर्फ मजदूर है, आप दिहाड़ी मजदूर की तरह है। फिर यही इंडिया में सबसे मुश्किल काम क्या है ना, कि आप ये मानिए कि जो प्लान बी है ना वो किसी के पास नहीं है स्पोर्ट्स में। अच्छा, हो गए तो ठीक है, नहीं हो गए तो कोई बात नहीं। उसके बाद आदमी ऐसा गायब होता है ना, वो अपने साथ के खिलाड़ियों से आंखों में आंखें तक नहीं मिलाता, मिलने ही नहीं आता। हमारे साथ कैसे ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब लोग क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि भाई मेरा प्लान बी भी होना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि मैंने ये देखा है, जैसे जूनियर सब जूनियर के जो बच्चे नए कभी स्टेडियम ज्वाइन कर लिया, कहीं कोई गेम ज्वाइन कर लिया, तो उसके गेम को ज्वाइन करने के बाद ही वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है बस अब हमने ज्वाइन कर लिया, इसमें हमारा अब वो करेंगे मजे, है ना। और मुझे ये चीज को ऐसा लगता है ना, इसमें कोचिंग जो वो है, जो कोचेस, उनका भी थोड़ा रोल है। वो इस चीज को ज्यादा प्रमोट करते नहीं कि आपको पढ़ाई भी जरूरी, बस कहते हैं 10th और 12th पास कर लो, ये तो है। पर अगर आप देखें आज के टाइम पे 10th और 12th के अगर पास करें, और अगर आप स्पोर्ट्स से अच्छे मेडल नहीं है कहीं, तो आपकी 10th और 12th में कहीं जॉब लग सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ग्रेजुएशन मिनिमम चाहिए, है ना। अब ऊपर से बिना स्किल का, आपके पास कुछ स्किल नहीं है तो क्या कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें, और घर वालों का क्या होता है, घर वाले अगर वो पढ़ाई के पीछे पड़ जाते तो पढ़ाई गेम छुड़ा देते हैं, और गेम के पीछे पड़ जाते तो खेल पढ़ाई छूट जाती है। तो इसका बैलेंस बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि आप ये मानिए कि स्पोर्ट्स में आप अगर 8-9 साल ट्रेनिंग करते हैं ना, 7-8 साल ट्रेनिंग मिनिमम, तब आप उस लेवल के सर्टिफिकेट अचीव कर पाएंगे जिससे आप गवर्नमेंट जॉब देख सकते हैं जो स्पोर्ट्स कोटे से निकलती हैं। और वहीं आप अगर, और उसमें से भी आप ये देखिए कि आप 6-7 साल बाद आपकी गेम की वैकेंसी नहीं निकली,
आपके वेट की वैकेंसी नहीं निकली वो, और आए दिन 1-2 वैकेंसी निकलती हैं, पता चले आपको वो वैकेंसी तमिलनाडु में मिल रही हो, आप रहने वाले हैं दिल्ली के हैं, और जो तमिलनाडु वाला वो दिल्ली में, वो एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है। और ऊपर से कोई स्पेसिफिक नहीं कि टाइम टू टाइम निकलती ही निकलती हैं। स्पोर्ट्स से बहुत कम जॉब निकलती हैं, और जितनी निकलती हैं उसमें आप देखिए सक्सेस रेशियो 3% जैसा आपने बताया था, ये भी है। सो बेसिकली जो भी हम लोगों ने आज डिस्कस करा है यहाँ पे, मुझे वो लाइक समराइज वे में क्या लग रहा है कि अभी ऐसा बहुत कुछ बचा है जो इंडिया गवर्नमेंट को यहाँ पर फोकस करना है, बहुत चीज़ें बची हैं, और स्पोर्ट्स को थोड़ा सा और बढ़ावा देना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपने बताया कि उनको स्कॉलरशिप मिलती है और एक बारी में 75,000 डाल दिए या लाख रुपए डाल दिए। आई थिंक अगर उसमें थोड़ा सा पॉलिसी में चेंज हो तो शायद उसकी फाइनेंशियल डाइट वाली कंडीशन बदल सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको 75,000 रुपए एज गवर्नमेंट दे दिए स्कॉलरशिप में, क्या करोगे आप उसका? वो यही तो है, अब मैं उसकी चाहे शराब पी लूँ, चाहे उसको मैं दीवार बना दूँ, चाहे घर में टीवी LCD लगवा लूँ, आईफोन ले आए सबसे कॉमन जो आज के टाइम में सबको चाहिए कि मेरा स्टैंडर्ड इसी से बनना है। हाँ, ये बिल्कुल बात है। तो अगर मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि अगर ये पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज हो ना, तो ये जो फाइनेंशियल हर महीने का जो खर्चा निकालने वाला जो सिस्टम है, ये आई थिंक उस स्कॉलरशिप वाले बच्चे का रिजॉल्व हो सकता है। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं आपके इस वाले आइडिया से बिल्कुल सहमत हूँ, ये होना भी चाहिए ऐसा। और मैं तो कहता हूँ ये स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया इसको और बड़ा करना चाहिए, इजी करना चाहिए, क्योंकि अभी उन्होंने इतने टफ बना दिए हैं कि मेडल आए नहीं आए, आ गया तो स्कॉलरशिप मिलेगी, पैसे मिलेंगे। अब उस एथलीट का क्या जो बिल्कुल मेडल आने से चूक जाता है, हाँ क्वालिटी जो हो सकता है, जो 4 मेडलिस्ट हैं उनमें से किसी से बहुत ज़्यादा वो था, वो अच्छा खेलने वाला, पर किसी रीज़न उसकी बॉडी नहीं चली, कभी उसका तबीयत खराब थी, उसके ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जैसे फेडरेशन उसका असेसमेंट करके कि कौन कैसा खेला, उनको सब नॉलेज होनी चाहिए। सही बात। पर दिक्कत ये है ना फेडरेशन के साथ, वो सिर्फ फेडरेशन है, सिर्फ नेताबाजी की, वो सिर्फ जो भी फेडरेशन के अध्यक्ष है वो फोटो खिंचाने का काम आते हैं, वो उन्हें कोई प्लेयर से मतलब नहीं कि क्या इनके लिए बेटर कर सकते हैं, वो देखते राजनीति कहाँ चमक रही है उनकी, कभी विधायक के साथ फोटो, कभी सांसद के साथ फोटो, कभी DM के साथ फोटो, कभी डिस्ट्रिक्ट में मेडल बांट दिए, तो कभी यहाँ किसी कैंप का फीता काट दिया। तो ये जब तक उसको वो खुद एज अ प्लेयर होकर नहीं सोचेगा, सबसे मेन बात है ना, आप ये मान लीजिए जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी होते हैं, वो हमेशा उसका उस गेम से कोई मतलब ही नहीं होता, हो सकता है वो प्लेयर वॉलीबॉल का है, सेक्रेटरी बॉक्सिंग का बना बैठा हुआ है ना, ये सबसे मेन है। यहाँ बस जुगाड़ चलती है कि भाई आप इसके सेक्रेटरी, हाँ ये है कुर्सी। अब वो आदमी जिसको कुर्सी चाहिए थी, जो कभी ग्राउंड आया नहीं, तो वो, और जो कभी खुद खिलाड़ी नहीं रहा, तो वो कैसे खिलाड़ियों का दुख समझ सकता है, उनकी भावनाएं समझ सकता है, वो उनके क्या सोचते हैं, किन परिस्थितियों से निकलना है। उसको तो सिर्फ वो ही है ना कि मैं सेक्रेटरी हूँ, जहाँ तुझे साइन चाहिए मैं वहाँ कर दूंगा, बस ये है। हाँ कुर्सी चाहिए, और कुर्सी ना छोड़ने के लिए फिर वो बहुत चीज़ करता है। फिर वो जो अच्छे लड़के हैं, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोग हैं, उनसे अच्छे संबंध बनाता है। अब उनसे अच्छे संबंध कैसे बनेंगे? जब आप उनके घर के किसी आदमी को फ़ायदा दोगे। फ़ायदा कैसे दे सकता है? सिलेक्शन में फ़ायदा दे सकते हैं, कि टीम का सिलेक्शन हो रहा, वहाँ भेज दिया, मेडल जितवा दिया, ऐसे होता है इसमें। नहीं वैसे तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा अच्छा काम किया, जैसे खेलो इंडिया स्कीम लेके आई है, और भी नए नए ट्रेनिंग सेंटर वो करें, पर आप उसे देखेंगे ना, जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वो बहुत कम है। अब आपने सेंटर खोला, एक बहुत अच्छा खोला, नो डाउट सबसे अच्छा खोला, पॉपुलेशन आपकी 140 करोड़ है, अब वो वहाँ साउथ में खोल दिया, नॉर्थ ईस्ट का आदमी कैसे जाएगा? इनको ज़्यादा होने चाहिए। हाँ ज्योग्राफिकल बहुत दिक्कत है। अब किसी को पैसे नहीं है, वो कैसे सिलेक्शन, सबसे मेन है किसी को प्रोसेस नहीं पता उसमें सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है ना। और फिर उसके बाद जब अगर सिलेक्शन की बारी है तो उसमें भी जुगाड़ चलती है। एक है ना एक कहावत की, वो क्या है, हार्ड वर्क बीट टैलेंट, पर मैं कहता हूँ जुगाड़ बीट्स बोथ ऑफ देम। बात बिल्कुल ठीक है। आपकी कहीं सही सेटिंग हो ना, सही जुगाड़, मैंने देखा है ना बहुत सारे प्लेयर वो देख लेते ना, ये मेरा रेफरी जज आया बस। जैसे आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे ना, वहाँ स्पोर्ट्स का अलग कल्चर है। अभी मैं लास्ट ईयर कनाडा गया था, तो हमारी बॉक्सिंग होती थी। बॉक्सिंग वहाँ का सबसे लेट गेम चलता था, मतलब सबसे स्टार्टिंग में सुबह होता था और लेट। वहाँ पर 80s 90s की एज के लोग, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अंकल आंटी, चाचा चाची, मामा मामी, सब जो भी आते थे ना वो उसको एंजॉय करते थे। मतलब हे रॉबर्ट सी दैट हुक, वू करके शोर मचाते थे, उसमें हुटिंग करते थे, पूरा इंटरेस्ट। स्टार्टिंग से बैठते थे, मैं देखता था वो स्टेडियम पूरा स्टार्टिंग से बैठते थे, एंड तक की फाइट में देखते थे। अब यहीं यहाँ हो रही थी वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़कियों की, 2019 से 20 में हुई थी यहाँ IG स्टेडियम में।
वहाँ लोग नहीं थे बैठने वाले। अभी यहाँ मैंने कोई कपल नहीं देखा जिंदगी में कभी कोई गेम देखने आया हो, वो या तो मूवी जाएंगे देखने या कैफे में हजारों रुपए बर्बाद कर देंगे। और दूसरे गेम के साथ समस्या यहाँ ये है ना, एक दूसरी कंट्री और यहाँ की, यहाँ क्रिकेट का टिकट तो बहुत खरीद लेते हैं। एक बार चंडीगढ़ मोहाली में था मैं, तो IPL देख के आया था, पर वो मैंने टिकट खरीदा नहीं था फ्री में। हाँ जुगाड़ से, जुगाड़ है, बीट बोथ ऑफ देम। तो मैंने वो जुगाड़ से गया था टिकट देख, पर मैं उसके टिकट की प्राइस देख रहा था मैं उस दिन, 27 रुपए, 5,000 रुपए, 4,000 रुपए। क्रिकेट के लिए दीवानगी। ऑडी मर्सिडीज वाले लोग, थार से लड़कियां उतर रही हैं, चश्मे लगा के लाइन में खड़ी हैं, 1-1 हजार वो लोगों की लाइन वहाँ खड़ी होकर टिकट ले रही हैं वहाँ, तब किसी का स्टैंडर्ड डाउन नहीं हो रहा। अभी यहीं दूसरे गेम को देख लो, अभी यहाँ लड़कियों की, जैसे मैं बता रहा था आपको, वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, स्टेडियम खाली पड़े थे, लोग फ्री में आने के लिए तैयार नहीं थे हैं। वो जब उसे क्या बोलते हैं, वहाँ AC भी मिल रही है, बैठने का फ्री टिकट भी है, और वो पूरे वर्ल्ड का हो रहा है, उसमें पूरी खाना भी है, हाँ खाना भी है, तब भी लोग नहीं आते हैं, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। वो क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लाइन में खड़े हो सकते हैं, वहाँ गर्मी में धूप में इतना महंगा खरीद सकते हैं, पर किसी गेम के लिए। और किसी वाली बात आ गई ना जो आपने स्टार्टिंग में बोला था, सबसे पहला फॉल्ट है मीडिया का। मीडिया, वही तो मीडिया का सबसे पहला फॉल्ट वही मीडिया का, वही दिखाती है। अब खाज खुजली के ऐड से लेके ऑडी मर्सिडीज BMW इनके ऐड भी सब क्रिकेटर को मिल रहे हैं। अभी जैसे मान लीजिए हमारे अभी जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा है, वो उनको LIC की पॉलिसी के मिल रहे, ऐड ही नहीं मिल रहे उस लेवल के। अब तो वो तो चलो 1-2 साल पहले की बात है, अब धीमे धीमे करके ये खत्म हो जाएगा। अगर इस ओलंपिक में मेडल आ गया तो ठीक है, नहीं आने वाले टाइम पे कौन किसको पूछ रहा है। पर क्रिकेटर के साथ ऐसा नहीं है, क्रिकेट लंबा चलता है ना। और सबसे किसी इमेज खुद बिल्ड कर हाँ किसी गेम को, सबसे किसी गेम को अगर आपको गेम में वो चाहिए ना कि वजनदारी की, गेम की कितनी पॉपुलैरिटी है, तो उसकी पॉपुलैरिटी मीडिया तो बनाती है, ऑडियंस बनाती है। अब फॉरेन में लोग किसी भी गेम का टिकट खरीद के आते हैं। अभी आप यहाँ कोई भी गेम करा दी, सबसे पहले आपको फोन आएंगे, भाई 5 टिकट की जुगाड़ हो जाएगी क्या? सब फ्री में चाहते हैं, कोई पैसे नहीं। आप अगर दूसरे किसी गेम का भी बॉक्सिंग मैच हो, बास्केटबॉल हो, 100 रुपए का टिकट रख दीजिए, आपको ये इंडिया में हजार लोग निकालना मुश्किल पड़ जाएगा आपको देखने के लिए कि वो 1-2 घंटे वहां बैठ के देख सकते हैं। पब्लिक ही नहीं है, उनको लगता है गेम है तो क्रिकेट है, बाकी तो सब बेकार है। तो सर जैसे कि अभी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने अभी रिसेंटली ये ना एक यूट्यूब जो गेमर्स होते हैं उनके साथ एक ना मतलब जैसे कि बैठ के एक मीटिंग से टाइप करी थी अपने आप को सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में, ठीक है। तो उसमें ये था कि भाई वो उनके साथ वो गेम्स भी खेले, ठीक, उनसे ये भी पूछा कि इन ऑनलाइन गेमिंग्स में क्या क्या है, कैसे क्या क्या वर्क कर रहा है, उनका यूट्यूब चैनल कैसे कैसे चल रहा है। पर मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ इंडियन जो हिडन टैलेंट्स हैं स्पोर्ट्स के ओरिजिनल में, उनके साथ अगर वो उनको लेके आते तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता सर? आप ये देखिए जितने भी गेमर्स हैं इनके 5-5 मिलियन 10-10 मिलियन तक सब्सक्राइबर है, पब्लिक है ना इनके पास। तो वो इलेक्शन में अब उनके से जुड़ेंगे तो वो क्या बाहर आउटपुट देंगे कि कैसे क्या है। अब जो हमारे गेम की बात आती है, जैसे आप कह रहे हैं जो हिडन टैलेंट की बात कर रहे हैं, जैसे और भी गेम हो गए, कबड्डी हो गई, रेसलिंग, जूडो, वो बहुत सारे हैं, ठीक है। इनमें क्यों, एक तो प्लेयर इनके इतने से मुट्ठी भर के, इनका वोट्स का कोई वॉल्यूम ही नहीं है। अब ये चाहे आप इनके वोट ये डालें ना, ये किसी की सरकार बना सकते हैं ना किसी की बिगाड़ सकते हैं, है ना। तो उनसे ये इनके लिए कुछ भी नहीं, इनके लिए एक तरीके से आप ये मान लीजिए कुछ भी नहीं है ना। इनके ना वोट डालने से कुछ नहीं हो रहा, ना डालने से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि क्वांटिटी इतनी है। अब वो इन्फ्लुएंसर वाली बात है। अब ये देखिए, अब अगर सबके वहाँ जितने भी बैठे होंगे उनके मिला के कम से कम 20-25 करोड़ बैठ रहे होंगे लोग, है ना। और स्पोर्ट्स यहाँ कितना कौन कर रहा है? अगर आप मानिए किसी कबड्डी वाले के साथ कबड्डी खेली तो कितने लोग मिलेंगे आपको? सर देखो, मैं ऐसा मानता हूँ जैसे कि मोदी जी ने अभी रिसेंटली जैसे मालदीव्स को बॉयकॉट करके, मतलब मैं ये नहीं कहता कि प्री प्लान था वो, ठीक है, पर कहीं ना कहीं लक्षद्वीप को सपोर्ट किया जाए कि आप आइए लक्षद्वीप में। पर अगर वो सेम चीज़ मतलब ऑनलाइन गेमर्स के साथ ना करके हमारे इंडियन स्पोर्ट्स के उन हिडन टैलेंट्स को लेके आते हैं कि भाई आप इन्हें सपोर्ट कीजिए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी बेनिफिट होता, फिर तो उनकी भी तो ऑडियंस बढ़ती सर, मिलियंस में उनकी भी तो जाती। बिल्कुल, ये बात जब अगर देश का, वो भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर उन लोगों के साथ आए जो दूसरे गेम जैसे आप कह रहे हैं ऑनलाइन ना हो, जो अपने बेसिक गेम्स हैं उनकी तरफ आए, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उनकी ऑडियंस बढ़ती है, उस गेम को पहचान मिलती, उसका लेवल बढ़ता। अभी क्या है, इवन आप तो वो PM है, वो बहुत बड़ी चीज हो गई। यहाँ का सांसद लोकल विधायक नहीं आता मिलने कभी भी। आप कोई खिलाड़ी कभी लोकल विधायक या सांसद के पास अपनी समस्या लेके नहीं जा सकता, इतना फंड आता है। पर कोई आप देखिए ना गांव में ना आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई स्टेडियम ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
तो इससे अगर पीएम ये चीज़ कह सकते तो बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है कि दूसरे खेलों को। सो मैं ना आपके बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे, स्पोर्ट्स बुक के क्षितिज के बिहाफ पे श्री नरेंद्र मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर आपने ना जो ऑनलाइन गेमर्स के लिए जो भी लाइक ऑब्वियसली आपने उनको सपोर्ट ही करा है, तभी आप उनके साथ में बैठे हैं, उनके बारे में जाना है, सारी चीज़ें करी हैं, बट आप है ना थोड़ा सा टाइम स्पोर्ट्स बुक के साथ में या और लाइक हिडन टैलेंट्स के साथ में, लाइक जो कहीं ना कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके थे, नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुके थे, बट आज उनका कोई वजूद नहीं है। फॉर एन एग्जांपल कल परसों लाइक हम लोग एक ऐसे रेसलर से मिले जो अर्जुन अवार्डी हैं, बट कोई नहीं जानता उन्हें अभी आज के टाइम पे। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ध्यान इधर पे भी लाएं, और इंडिया स्पोर्ट तभी मोटिवेट हो पाएगा जब आप एज अ पीएम आप उनको सपोर्ट करेंगे, आप उनको मोटिवेट करेंगे। एनी हाउ मेडल आ रहे हैं हमारे, हम लोग ग्रो कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि जब आप अगर इधर पे फोकस करेंगे, आप पर्सनली उनके साथ में इंटरेक्ट करेंगे, तो शायद पिक्चर कुछ और होने वाली है। एंड आपसे बेस्ट पीएम तो अभी लाइक हम लोगों को एक्सपीरियंस में नहीं मिला। आप स्पोर्ट्स बुक को चांस दो, आप तक हिडन टैलेंट्स को लाके हम लोग रखेंगे, और उनका जो जर्नी है और उनकी मोटिवेशंस आपके थ्रू देशवासियों तक पहुँचाएंगे, ताकि स्पोर्ट्स में और ज़्यादा थोड़ी सी लगन निकले। सो सर आपके साथ में लाइक बहुत मज़ा आया, बहुत सारी मुझे भी बहुत आया, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को समझने में आई कि स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, किस तरीके से लोगों की सोच मेंटालिटी जा रही है। मुझे लगता है अभी तक हम लोगों ने आई थिंक 30% भी कवर नहीं करा है। हाँ सही बात है, ये बहुत है स्पोर्ट्स में। तो मतलब एक लाइक रिक्वेस्ट है आपसे दोबारा कि जब कभी भी आपके पास में दोबारा टाइम हो, जी जी, वी वुड लाइक टू हैव अनदर पॉडकास्ट विद यू जी जी, फॉर लाइक इन डिटेल प्रॉपर्ली। बिल्कुल। अभी क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट जो मैंने बीच में थोड़ा सा आपसे पूछा था, स्पोर्ट्स इंजरी अपने आप में एक लाइक करियर खत्म कर देने वाला टॉपिक है, तो लाइक बहुत से ऐसे टॉपिक्स जो आज हमने टच करे हैं, बट ये एक्सप्लेन हाँ डीपली नहीं गए अभी हम इसमें। तो मुझे आपका एक और बार रिकमेंडेशन चाहिए। जी बिल्कुल। एंड आप थोड़ा सा आप लाइक अपना हमारी जो यूथ है, हमारी जो ऑडियंस है, हमारे भारत के एथलीट्स हैं, उनको थोड़ा सा कुछ अपनी तरफ से काइंड ऑफ मार्गदर्शक आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे? मैं उस तो मार्गदर्शक क्या करूँगा, हमारे यूथ काफ़ी टैलेंटेड है, पर हाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर स्पोर्ट्स सिर्फ इसलिए कर रहे हो ना कि टाइम पास की, कॉलोनी में मोहल्ले में इज्जत बढ़ेगी, तो उससे कुछ नहीं होगा। जो करो खुल के करो, बेस्ट बन के करो, होता है ठीक है, नहीं होता कुछ और करो, और प्लान भी लेके करो हमेशा अपने साथ, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंडेंसी रहने से ना बहुत दिक्कत हो जाती है लाइफ में। बाकी मैं ऑडियंस को ही कहना चाहूँगा कि मतलब अगर आप चाहते हैं कि अभय चौहान जी के लिए कोई स्पेशल टॉपिक हो आपके लिए, तो आप वो भी कमेंट्स में हमको रिकमेंड कर सकते हैं, हम उन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सर श्योर। सो थैंक यू सो मच सर अगेन, थैंक यू आपका यहाँ पे लाइक टाइम देने के लिए, और हमारी भारत के जो एथलीट्स हैं उनको टाइम देने के लिए। एंड विल लाइक अगेन कॉल हिम बैक, और आप प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में एक लाइक आपसे रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक जो आप अभय सर से डिस्कस करना चाहते हैं वो ज़रूर डालें, सो दैट कि हम एक जो नया पॉडकास्ट इनके साथ लाएंगे वो उसमें ज़रूर ऐड करें। थैंक यू।